हमारा ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लिटरेचर रूम बाय सोनू एंड आई एम योर मेंटोर सोनू राठौर एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर टुडेज स्पेशल वीडियो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स ऑफ आवर चैप्टर 1 centimeter written by a Chinese writer Bi Shumen. As we all know, 1 centimeter is a Chinese story written by a Chinese writer. It is a story about a single mother, Tao Ying, and her son, Xiao Ye, where she struggles hard to present a best and ideal example before her son. She desperately wants her son to become a product of cultured and well-refined family. She makes sure she should behave in the same manner, in the same way as she wants her son to grow up. आज का हमारा ये वीडियो 1 सेंटीमीटर चैप्टर के 20 to 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेगा, जिसके अंदर शामिल हो जाएगी उसकी पूरी स्टोरी, उसकी थीम्स, उसके आइडियोलॉजीज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज ताओ यिंग एंड व्हाट रिस्पांसिबिलिटीज डिड शी कैरी एज अ सिंगल मदर? फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज ताओ यिंग? ताओ यिंग कौन थी? As we all are informed, in this chapter, Tao Ying is presented as a single mother. She is a factory canteen worker. She is a blue-collar worker who struggles hard to bake wheat cakes in front of the open fire in a factory. Tao Ying एक सिंगल मदर के तौर पे इस चैप्टर में प्रेजेंट करी गई है। यहाँ पे वो फैक्ट्री के कैंटीन में काम करती है, जहाँ पर वो व्हीट के और सेसेमे के केक्स बनाती है, खुली आग के सामने पूरा दिन भर मेहनत करके। यहाँ पर उसको ब्लू कॉलर वर्कर बोला गया है, मतलब एक श्रमिक बोला गया है, एक मजदूर बोला गया है, जो मेहनत काफी ज्यादा करते हैं लेकिन उनकी अर्निंग उतनी ज्यादा हाई नहीं हो पाती। और यहाँ से उसकी जो कुछ भी अर्निंग होती है उसी की हेल्प से वो अपनी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा करती है। साथ ही साथ एक मदर होने के नाते अपने बेटे के लिए जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको कैरी आउट करती है। ऑन दी अदर हैंड, ताओ यिंग इज प्रेजेंटेड एज अ माइजर एज फार एज अदर अननेसेसरी एक्सपेंसेस आर कंसर्न्ड। दूसरी तरफ ताओ यिंग को थोड़ी कंजूस भी दिखाया गया है, जहां पर बाकी ऐसे खर्चों की बात आती है जिनको पे करना अवॉइड भी किया जा सकता है, तो उन मामलों में ताओ यिंग काफी कंजूस है और वहां पर वो कुछ न कुछ पैसे बचाने के बारे में सोचती है। आंसर हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का कि ताओ यिंग कौन है। ताओ यिंग एक सिंगल मदर है, वो एक काफी रिस्पॉन्सिबल मदर है। एट द सेम टाइम शी इज अ ब्लू कॉलर वर्कर जो फैक्ट्री के कैंटीन में काम करती है। वो काफी अटेंटिव है, काफी ज्यादा सीरियस है अपने बेटे की ग्रोथ को लेकर के, उसके संस्कारों को लेकर। एंड व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिड शी कैरी एज अ सिंगल मदर? सिंगल मदर होने के नाते ताओ यिंग काफी ज्यादा बर्डन्ड फील करती है, काफी ज्यादा बोझिल महसूस करती है, क्योंकि वो हमेशा ही अपने ऊपर इस जिम्मेदारी का बोझ समझती है कि उसे अपने बेटे को एक कल्चर्ड, एक वेल रिफाइंड, वेल मैनर्ड फैमिली का प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा बच्चा बनाना है जिसके अंदर संस्कार काफी अच्छे हों। तो यहाँ पे वो इस बोझ के तले दबी हुई है कि अगर उसको अपने बेटे के अंदर ये सारे संस्कार, ये सारी क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज भरनी है, तो इसके लिए जरूरी है कि वो खुद भी उन्हीं संस्कारों पे चले, उन्हीं आइडियोलॉजीज को, उसी वे ऑफ लिविंग को फॉलो करे। यहाँ पे ताओ यिंग बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है इस पूरे चैप्टर में अपने बेटे के सामने एक आइडियल, फ्लॉलेस और परफेक्ट मदर बनने की। तो यही सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो ताओ यिंग एक सिंगल मदर होने के नाते अपने साथ कैरी ऑन करती है। So we are done with the answer of our first question, that is ताओ यिंग कौन है? वो एक सिंगल मदर है, फैक्ट्री वर्कर है, ब्लू कॉलर वर्कर है, एट द सेम टाइम काफी रिस्पॉन्सिबल एंड अटेंटिव मदर है। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो कैरी करती है वो ये है कि वो अपने बेटे को रिफाइंड और कल्चर्ड फैमिली का प्रोडक्ट बनाना चाहती है। वो चाहती है कि उसके बेटे के अंदर सारे के सारे अच्छे संस्कार आए, इसीलिए उसके ऊपर ये बर्डन है कि वो भी अपने बेटे के सामने उसी तरीके से बिहेव करे, उसी वेल कल्चर्ड, वेल रिफाइंड, वेल मैनर्ड तरीके से बिहेव करे जैसा कि वो अपने बेटे को बनाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड ताओ यिंग डिसाइड टू विजिट द टेम्पल विद हर सन? ताओ यिंग ने क्यों डिसाइड किया कि वो अपने बेटे शियो ये को लेकर टेम्पल घुमाने लेके जाएगी? इन दिस चैप्टर ताओ यिंग इज नॉट प्रेजेंटेड एज अ रिलीजियसली सुपरस्टिशियस वुमन। ताओ यिंग बिल्कुल भी रिलीजन में या फिर अंधविश्वासों में बिलीव नहीं करती थी, उसका भगवान, धर्म, इन सारी चीजों में कोई विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी वो एक दिन डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे को टेम्पल में घुमाने के लिए लेके जाएगी। तो इसके पीछे सबसे बड़ा उसका रीजन ये था कि उसका बेटा उस टेम्पल के एटमोस्फियर को, वहां की ग्रीनरी को एंजॉय करे, वो थोड़ा सा चिल आउट करे और इन माँ बेटों के बीच का जो बॉन्ड है वो भी थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। ऑन दी अदर हैंड, ताओ यिंग का जो फ्रेंड है, फैक्ट्री की मीट शॉप पे काम करता है, उसका नाम है लियो शियांग, तो उसकी तरफ से इसको एक फ्री टिकट मिली थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस फ्री टिकट को यूज किया जाए और सिर्फ अपने बेटे की टिकट का पेमेंट देकर के उसको टेम्पल में घुमाने के लिए लेके जाया जाए, क्योंकि लाओ शियांग ने इसको जिस जगह की फ्री टिकट दी थी वो टिकट थी वो टेम्पल।
इसीलिए ताओयिंग फाइनली डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे को उस टेम्पल में घुमाने लेके जाएगी। यहाँ पर इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि वो काफी रिलीजियस थी, काफी सुपरस्टिशियस थी, काफी ज्यादा गॉड्स में और रिलीजन में बिलीव करती थी, बल्कि उसका ये मानना था कि मैं अपने बेटे को थोड़ा बाहर घुमाने के लिए लेके आऊं, क्योंकि ऑफकोर्स मैं सिंगल मदर हूं और मेरे बेटे के लिए आई एम द सेंटर ऑफ हिज यूनिवर्स। तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके लिए सब कुछ करने की। तो उसको बाहर घुमाने लेके आऊं ताकि वो उस टेम्पल का एटमॉस्फेयर, ग्रीनरी, वहां का जो एनवायरनमेंट है, खुला आसमान, उसके नीचे वो सारे बड़े घास के मैदान, उन सारी चीजों को वो एंजॉय कर सके, थोड़ा सा हैप्पी फील कर सके। इसीलिए वो ताओयिंग को वहां घुमाने लाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम अरोज एट द टेम्पल एंट्रेंस रिगार्डिंग द टिकट। जब ताओयिंग और उसका बेटा शियोये फाइनली टेम्पल के एंट्रेंस पे पहुंचते हैं बस से ट्रेवल करने के बाद, तो वहां पे कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वहां पे एंट्री के लिए टिकट्स थी, वहां पे एक टिकट का प्राइस था 5 सेंट्स। यहाँ पे राइटर हमें ये बताना चाहते हैं क्योंकि आज के टाइम में रिलीजन और जो टेम्पल्स हैं, मतलब रिलीजियस अथॉरिटीज भी काफी ज्यादा कॉमर्शलाइज्ड हो चुकी है, पैसे कमाने का एक तरीका ये बन चुका है। ऑफ कोर्स ताओयिंग का जो फ्रेंड है लाओ शियान, उसने ताओयिंग की टिकट, मतलब एक टिकट तो उनको देके भेजी थी, और ताओयिंग का ये मानना था कि उसका बेटा रिक्वायर्ड हाइट से छोटा है, मतलब वो हाइट जिसके बाद में बच्चों के लिए टिकट लगना कंपल्सरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, तो वहां तक उसके बेटे की हाइट नहीं है। मतलब 110 सेंटीमीटर की हाइट से ज्यादा वाले बच्चों को, लोगों को टिकट खरीदनी पड़ती है, लेकिन उसके बेटे की हाइट 110 सेंटीमीटर या इससे कम ही है। इसीलिए उसने ऐसा सोचा कि उसके बेटे की टिकट उसको वहां पर नहीं खरीदनी पड़ेगी, एक ही टिकट की उनको वहां पर मंदिर में एंट्री लेने के लिए जरूरत है, और वो टिकट ऑलरेडी ताओयिंग के पास है। लेकिन जैसे ही वो वहां से एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वो गार्ड उनको वहीं रोक लेता है और वो ब्लेम लगाता है ताओयिंग के ऊपर डिसऑनेस्टी का, क्योंकि उस गार्ड का ये कहना था कि ताओयिंग का जो बेटा है शियोये, उसकी हाइट 110 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर टिकट लेना कंपलसरी है, और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वो गार्ड काफी रिजिड, काफी मैकेनिकल और काफी इनसेंसिटिव था। वो बिल्कुल ताओयिंग की इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि उसके बेटे की हाइट 110 सेंटीमीटर से कम है। ऑन दी अदर हैंड ताओयिंग भी काफी ज्यादा कामली, काफी पोलाइटली कोशिश कर रही थी उस गार्ड को कन्विंस करने की कि उसके बेटे की हाइट अभी अभी हमने बस में मेजर करी थी और वो 110 सेंटीमीटर से कम थी। लेकिन यहाँ पर वो गार्ड इसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता और उसको ह्यूमिलिएट और इंसल्टेड फील कराने की कोशिश करता है पूरी क्राउड के सामने। तो यही वो टिकट का मेन इश्यू था जिसके इर्द गिर्द हमारे इस चैप्टर की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द स्टोरी। इस चैप्टर का जो टाइटल है 1 सेंटीमीटर, वो क्या सिंबलाइज करता है, किस चीज का प्रतीक है इस चैप्टर में। द टाइटल 1 सेंटीमीटर सिंबलाइजेस इमैच्योर, इनसेंसिटिव एंड मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। चैप्टर का टाइटल 1 सेंटीमीटर हमारा ध्यान उस चीज की तरफ अट्रैक्ट करता है कि आज की सोसाइटी में लोगों के लिए ह्यूमैनिटी, सिंपैथी और ट्रस्ट का कोई भी मीनिंग नहीं है। वो नियमों के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि वो किसी भी इंसान को पर्सनली हर्ट करने, टॉर्चर करने से पीछे नहीं हटते। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर सिर्फ एक हाइट का मेजरमेंट नहीं है। ये 1 सेंटीमीटर टाइटल हमें बताता है कि इस चैप्टर में किस तरह इस हाइट के मेजरमेंट की वजह से ताओयिंग एक सिंगल मदर को काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट और इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ती है उस टेम्पल की पूरी अथॉरिटी और पूरी क्राउड के सामने। ऑन दी अदर हैंड उसकी बात पे ट्रस्ट किए बिना वो वहां पे जो सारी की सारी क्राउड खड़ी थी वो भी इसको क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना स्टार्ट कर देती है। काफी सारे हार्श और रूड्स कमेंट्स को इसको फेस करना पड़ता है, और उन कमेंट्स की वजह से और इस इंसिडेंट की वजह से ताओयिंग और लाओ शियान, मतलब माँ बेटों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस, एक दूरी बन जाती है, एक डिस्ट्रस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का टाइटल 1 सेंटीमीटर काफी सिंबॉलिक है और वो सिंबलाइज करता है हमारी सोसाइटी का रिजिड, इनसिक्योर और इनह्यूमन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द यंग गार्ड एट द टेम्पल। उस टेम्पल के एंट्रेंस पे जो यंग गार्ड खड़ा हुआ था उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करना है कि ताओयिंग के प्रति उसका बिहेवियर कैसा था। द गार्ड स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल वाज रिजिड एंड मैकेनिकल। He was very strict and he was blindly following the rules noted on the wall regarding the measurement of height. वो काफी अकड़ू था, स्ट्रिक्ट और रिजिड था नियमों को लेकर। वो बिल्कुल भी सिंपैथी शो नहीं करता है ताओयिंग या उसके बेटे के लिए, और एक बार सुनने की भी कोशिश नहीं करता कि ताओयिंग एक्चुअली कहना क्या चाहती है अपने बेटे की हाइट के रिगार्डिंग। ऑन द अदर हैंड he started insulting ताओयिंग in front of the crowd. He started making her feel small and insignificant.
वो उसके सामने मेंशन करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर, जिसके बारे में ताओयिंग को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसी का मेजरमेंट या उसी का पैमाना लेकर के यहाँ पर इस हाइट के मेजरमेंट को बनाया हुआ है। इस चीज का मेंशन करके वो ताओयिंग को काफी छोटा और ओछा महसूस करवाना चाहता था, इलिटरेट महसूस करवाना चाहता था। एंड एट द सेम टाइम जब ताओयिंग उसके साथ आर्ग्यूमेंट करती है पोलाइट वे में उसके बेटे की हाइट को लेके, तो वो उसको कहता है कि तुम लोग ये क्यों नहीं भूल जाते हो कभी कभी कि तुम्हारे साथ में बच्चा भी है। मतलब जब तुम अपने बच्चों की टिकट को अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो तुम लोग इनको साथ में लेकर के क्यों आती हो यहाँ पर घुमाने के लिए, तुम लोग ये भूल क्यों नहीं जाते कि तुम्हारे कोई बेटा भी है। तो इस तरीके की काफी हार्श और रूड कमेंट्स, काफी इंसल्टिंग और डेरोगेटरी कमेंट्स को उसको फेस करना पड़ता है। इस यंग गार्ड के मन में किसी भी तरह की ह्यूमैनिटी, इमोशन या सेंसिटिविटी दिखाई नहीं देती हमें ताओयिंग के लिए। सो वी आर डन विद ऑल द 5 क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन टू अदर स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 6, Why was Taoying emotionally hurt by the incident? उस टेम्पल के एंट्रेंस पे उस यंग गार्ड और ताओयिंग के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो आर्गुमेंट हुआ था, इस इंसिडेंट की वजह से ताओयिंग इमोशनली हर्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर उसको काफी सारे हार्श और रूड कमेंट्स और बिहेवियर को फेस करना पड़ता है। द यंग गार्ड बीइंग वेरी इनसेंसिटिव बिहेव्स रूडली विद ताओयिंग। वो ताओयिंग को पूरी पब्लिक के सामने काफी ह्यूमिलिएट करता है, काफी इंसल्टेड फील करवाता है। एट द सेम टाइम काफी स्मॉल और छोटा, इलिटरेट महसूस करवाने की कोशिश करता है। वो बार बार अपने कमेंट से, अपने रिमार्क से उसकी बेइज्जती करता है। एंड ऑन द अदर हैंड ताओयिंग ऑल्सो रियलाइजेज दैट शी वाज अलोन देयर, नोबडी वाज देयर टू सपोर्ट हर। इसीलिए ताओयिंग वहां पे इमोशनली काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। पूरी भीड़ के सामने वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि वो अपना पॉइंट वहां पे प्रूव नहीं कर पा रही। एट द सेम टाइम वो ज्यादा शाउट भी नहीं कर सकती थी, चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका वो इल मैनर्ड बिहेवियर उसका बेटा देखे और वैसा ही रिएक्ट करे। तो उस यंग गार्ड का जो इमेच्योर और इनसेंसिटिव बिहेवियर था, उसकी वजह से क्राउड से मिलने वाले वो सार्कास्टिक और डेरोगेटरी जो कमेंट्स थे, जो रिमार्क्स थे, उनकी वजह से ताओयिंग काफी इमोशनली हर्ट हो जाती है। उसको काफी छोटा महसूस होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड ताओयिंग फील अबाउट द सोसाइटी आफ्टर द टिकट इंसिडेंट? उस टेम्पल के एंट्रेंस पे टिकट की वजह से जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ, उस आर्ग्यूमेंट के होने के बाद ताओयिंग को सोसाइटी के बारे में कैसा फील होता है, क्या राय बन जाती है उसकी सोसाइटी के बारे में? She started feeling that strict rules, laws and money matters more for the society than humanity and sensitivity. वहां पर होने वाले उस इंसिडेंट की वजह से उसको ये बात महसूस हो जाती है कि आज की दुनिया में पैसे का, नियमों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। यहाँ पे कोई भी इंसान किसी दूसरे के लिए किसी तरह की सिंपैथी या ह्यूमैनिटी फील नहीं करता। इस वर्ल्ड में सारे लोग पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पैसे के सामने कोई भी नियम, कोई भी स्ट्रिक्ट रूल को वो फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सामने वाले की बात भी सुनना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे ताओयिंग अपनी बातों से हमारे सामने सोसाइटी की हार्श रियलिटी प्रेजेंट करती है कि आज की सोसाइटी कितनी ज्यादा रूड हो गई है, कितनी इनसिक्योर हो गई है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड स्ट्रिक्ट रूल्स। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द क्राउड रिएक्ट ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गार्ड एंड ताओयिंग? ताओयिंग और उस यंग गार्ड के बीच में टेम्पल के एंट्रेंस पे जो भी विवाद हो रहा था, जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उसको देख के वहां पर खड़ी हुई क्राउड कैसा रिएक्ट कर रही थी। ताओयिंग को अक्यूज करते जा रहे थे बार बार। वो क्राउड ये मान रही थी कि ताओयिंग ने अपनी गलती छुपाने के लिए इस बेटे के ऊपर अपनी सारी गलतियों का बोझ डाल दिया है। ताओयिंग ने अपने बेटे को जब उस मेजरिंग बेल्ट के पास थोड़ा सा पुश करने की कोशिश की, उसके बालों को स्मूथ डाउन करने की कोशिश की, तो उसको हर्ट हो जाता है और इसी को देख के पब्लिक उसको क्रिटिसाइज करने लगती है। पब्लिक कहती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये इस बच्चे की रियल मदर नहीं है बल्कि स्टेप मदर है, क्योंकि इतना रूड और क्रूअल बिहेवियर कोई स्टेप मदर ही अपने बेटे के साथ कर सकती है, उसको हिट कर सकती है। इस रिमार्क की वजह से, इस कमेंट की वजह से ताओयिंग इमोशनली काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। और उस टेम्पल के सामने जो क्राउड इकट्ठा हो रखी थी, वो ये पूरा ड्रामा देखने के लिए वहां इकट्ठा हो रखी थी, वो उस यंग गार्ड की ही तरह काफी रिजिड थी, काफी इनसेंसिटिव थी। वो क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना स्टार्ट कर देती है विदाउट नोइंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन एंड द रियलिटी बिहाइंड द टिकट इशू। तो वो क्राउड भी वहां पे काफी इनसेंसिबल वे में बिहेव करती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड ताओयिंग ट्राई टू मेजर द हाइट ऑफ हर सन आफ्टर रीचिंग होम? जब फाइनली उस टेम्पल का इंसिडेंट हो जाने के बाद माँ और बेटों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है, एक इमोशनल गैप आ जाता है, तो जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं, तो घर पहुंचने के बाद उसकी मदर अपने बेटी शियोई की हाइट को मेजर क्यों करना चाहती है बार बार? क्योंकि ऑफ कोर्स उस टेम्पल में जो इंसिडेंट हुआ था टिकट की वजह से, वहां पर उसके बेटे के मन में थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट,
थोड़ा सा अविश्वास की भावना आ जाती है कि उसकी मम्मी ने उससे झूठ बोला कि उसकी हाइट 110 सेंटीमीटर से कम है, जबकि उसकी हाइट ज्यादा है। इसीलिए उनको टेम्पल में वो ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। वहां से निकलने के बाद जैसे ही शियोये आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो काफी सारे मेजरिंग टेप्स के साथ में बैठी हुई थी, जिससे हाइट और वेट को मेजर किया जाता है। वो उसके पास जाता है और उस बूढ़ी औरत से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हाइट को मेजर करे। लेकिन उस बूढ़ी औरत की जो हाइट के टेप्स थे उनका मेजरमेंट का तरीका कुछ अलग था। उनको एक स्पेशल मेजरमेंट पे सेट किया हुआ था। तो वहां पर उसकी हाइट मेजर करने के बाद में वो हाइट उसकी निकलती है 111 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उसका जो डिस्ट्रस्ट था अपनी माँ के लिए, वो जो डाउट था वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि उसकी माँ ने कुछ पैसे बचाने के लिए उसकी हाइट कम है ऐसा झूठ उससे बोला। लेकिन जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं तो उसकी माँ उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर पे जो मेजरिंग बेल्ट है, जो टेप है, उससे उसकी हाइट मेजर करेगी और देखना कि तुम्हारी हाइट कम ही निकलेगी 110 सेंटीमीटर से। लेकिन वो बच्चा काफी गुस्सा हो जाता है और वो ऐसा कहता है कि हाँ, मुझे ये पता है कि अगर आप अपनी टेप से मेरी हाइट मेजर करोगी तो मेरी हाइट 110 सेंटीमीटर से कम ही निकलेगी और मैं फिर से छोटा हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि उसका बेटा इस बात में फुल्ली बिलीव करने लग गया था, ट्रस्ट करने लग गया था कि उसकी माँ एक लायर है। उन्होंने कुछ पैसे बचाने के लिए उसके सामने झूठ बोला। बट ऑन द अदर हैंड ताओ यिंग अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहती थी कि उसने किसी भी तरह की डिसऑनेस्टी या चीटिंग नहीं करी है। इसीलिए वो घर जाने के बाद बार बार इस बात पे इंसिस्ट कर रही थी कि वो अपने मेजरिंग टेप से शियोये की हाइट को मेजर करे। लेकिन शियोये क्योंकि यहाँ पर इमोशनली काफी ज्यादा हर्ट था, काफी गुस्सा था, तो वो अपनी माँ को अपनी हाइट मेजर करने से मना कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रियलाइजेशन डिड द टेंपल ऑफिशियल्स फाइनली हैव? पूरा टिकट का इंसिडेंट हो जाने के बाद टेंपल ऑफिशियल्स को, टेंपल के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको क्या रियलाइज होता है, उनको किस तरीके से अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है? रियलाइज दैट मिस्टेक दैट बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स एंड द लॉज ऑफ मेजरिंग हाइट एट टेंपल एंट्रेंस डीपली हर्ट ताओ यिंग। उन टेंपल के अधिकारियों को ये बात महसूस हो जाती है कि उन्होंने या फिर उनके गार्ड ने जो स्ट्रिक्ट और रूड बिहेव किया था उस दिन टेंपल में हाइट की वजह से, उसकी वजह से ताओ यिंग और उसका बेटा इमोशनली काफी ज्यादा हर्ट हो गए हैं, काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। अपने इसी मिस्टेक को सुधारने के लिए इस चैप्टर के एंड में दो टेंपल ऑफिशियल्स, टेंपल के दो बड़े बड़े अधिकारी ताओ यिंग के पास आते हैं, उसको कंपेंसेट करने के लिए, अपनी गलती को रियलाइज करने के लिए और उससे माफी मांगने के लिए। तो फाइनली टेंपल ऑफिशियल्स को रियलाइज हो जाता है। ये रियलाइजेशन तब होता है जब वो ताओ यिंग के द्वारा लिखा हुआ वो लेटर पढ़ते हैं, जिसमें डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि उस पर्टिकुलर डे पे उनके साथ क्या क्या हुआ था उस टिकट इशू को लेकर। सो दे फाइनली रियलाइज्ड दैट दे वर जस्ट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स, दे वर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटीज, येट दे इमोशनली हर्ट ताओ यिंग एंड हर सन शियोये। और टेंपल ऑफिशियल्स के इसी गलती के रियलाइजेशन की वजह से वापस लौट आता है शियोये का अपनी माँ के ऊपर वो खोया हुआ ट्रस्ट। Let's move on to question number 11. What compensation did the officials offer to Tao Ying? जब टेंपल ऑफिशियल्स को फाइनली अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाती है तो वो ताओ यिंग के घर पे जाते हैं और वो क्या कॉम्पेंसेशन ऑफर करते हैं, पूर्ति के तौर पे कौन सी दो चीजें ऑफर करते हैं ताओ यिंग को? The two things that the temple officials finally offered to Tao Ying as compensation were a $5 bill and 2 free tickets to the temple. वो दो चीजें जो टेंपल ऑफिशियल्स ने ताओ यिंग को कॉम्पेंसेशन के तौर पे ऑफर करी थी, उनमें से पहली चीज थी $5 का एक बिल, क्योंकि उस टेंपल में एंट्री के लिए जो टिकट लगने वाली थी उनमें से एक टिकट का कॉस्ट था $5। क्योंकि उस टेंपल में एक टिकट की वजह से ये सारा इशू, ये सारा इंसिडेंट, ये सारा केओस क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे टेंपल ऑफिशियल्स ने ताओ यिंग को वो पैसे ऑफर किए जो कि एक टिकट की कॉस्ट थी $5। अगर ताओ यिंग इस $5 के बिल को एक्सेप्ट ना करना चाहे तो दूसरी चीज चॉइस के तौर पे उन्होंने ऑफर करी, वो थी टेंपल के लिए 2 फ्री टिकट्स। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम वो दोनों माँ बेटे ताओ यिंग और शियोये फिर से टेंपल में घूमने के लिए जा सकते हैं और इस बार दोनों में से किसी को भी टेंपल में उस टिकट को खरीदने की या पैसे पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनकी मिस्टेक की रियलाइजेशन के तौर पे किया गया एक कंपेंसेशन था। तो द आंसर वुड बी अ $5 बिल एंड 2 फ्री टिकट्स टू द टेंपल। कंपेंसेशन के तौर पे ऑफिशियल्स ने ऑफर किया था $5 का एक बिल और टेंपल तक जाने के लिए 2 टिकट्स जो कि बिल्कुल फ्री थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड ताओ यिंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफिशियल्स ऑफर हैप्पीली? टेंपल ऑफिशियल्स ने कॉम्पेंसेशन के तौर पे जो भी चीजें ऑफर करी ताओ यिंग को, ताओ यिंग ने खुशी खुशी उन चीजों को एक्सेप्ट करने से मना क्यों कर दिया? ताओ यिंग ने उन चीजों को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जबकि वो इतने दिन से काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी टेंपल अथॉरिटी से कम्युनिकेट करने की,
वो ये चाहती थी कि टेम्पल अथॉरिटीज अपनी गलतियों को रियलाइज करे, अपनी मिस्टेक को रियलाइज करे, उसके लेटर को एक्नॉलेज करे। तो यहाँ पर जब फाइनली वो उसको कॉम्पनसेशन ऑफर कर रहे थे तो उसने इन चीजों को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, मना क्यों कर दिया। The main reason behind this was her self-respect, her self-esteem and regaining the lost trust of her son was more important for her than money or any other thing. यहाँ पर ताओ यिंग के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी था उसके बेटे का वो खोया हुआ विश्वास, वो खोया हुआ भरोसा जीत पाना। तो यहाँ पर वो $5 बिल या फिर वो टेम्पल के लिए जो फ्री टिकट मिली थी उसको, वो टिकट्स उतना इंपॉर्टेंस उसके लिए नहीं रखती, इतना कि वो ईगरली डेस्परेटली ट्राई कर रही थी कि ये सच्चाई उसके बेटे को पता चले और उसका बेटा उसके ऊपर वापस से वैसे ही ट्रस्ट करने लग जाए, वैसे ही विश्वास करने लग जाए जैसे कि वो पहले करता था। क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से उसका बेटा कहीं ना कहीं ये मानने लग गया था कि उसकी माँ एक लायर है, झूठी है, उसने कुछ पैसे बचाने के लिए इसके हाइट के बारे में उससे झूठ बोला। तो यहाँ पर ताओ यिंग इन दोनों ऑफर्स को रिजेक्ट कर देती है, मना करती है और काफी पोलाइटली टेम्पल ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो उसके बेटे के सामने ये सच्चाई बता सके कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे उस टेम्पल के अंदर एक्चुअली हुआ क्या था और उसमें किसकी गलती थी। मतलब वो टेम्पल ऑफिशियल से ये चाहती थी कि इस कंपेंसेशन की बजाय वो उसको इस तरीके से हेल्प करे कि वो उसके बेटे के सामने जाकर के इस सच्चाई को रिवील करे कि उस पर्टिकुलर डे पे ताओ यिंग की कोई भी गलती नहीं थी, उन्होंने जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं किया, ना उन्होंने किसी तरह की डिसऑनेस्टी या चीटिंग करी थी, बल्कि हाइट में जो वो डिफरेंस आया था वो डिफरेंस उनकी मेजरिंग स्केल के स्टेबल या फिर फिक्स ना होने की वजह से आया था। इसीलिए ताओ यिंग हैप्पीली मना कर देती है उनके इन दोनों ऑफर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उसका गोल, उसका मोटिव कुछ और था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट क्वालिटीज ऑफ ताओ यिंग्स कैरेक्टर्स आर हाईलाइटेड इन द स्टोरी। द मेन क्वालिटीज दैट आर हाईलाइटेड इन द चैप्टर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ताओ यिंग आर शी इज वेरी हार्डवर्किंग, सेल्फ रिस्पेक्टिंग woman, devoted to her child. She is a miser woman, but not in terms of her son's health and food. इस चैप्टर से ताओ यिंग के कैरेक्टर की कुछ क्वालिटीज जो हमारे सामने हाईलाइट होती है वो ये होती है कि वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, काफी सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन है, अपने आप की काफी ज्यादा वो रिस्पेक्ट करती है, किसी भी मामले में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बट एट द सेम टाइम शी इज डिवोटेड टू हर सन ऑल्सो। चैप्टर में अपने सन की हैप्पीनेस के लिए, अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो ह्यूमिलिएशन को भी फेस कर जाती है, इंसल्ट को भी फेस कर जाती है, दो शी वॉज वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन। इस चैप्टर में ये भी बताया है कि वो कुछ हद तक माइजर है, कंजूस है, लेकिन जहां पर उसके बेटे की हेल्थ की या फूड की बात आती है तो वहां पर वो कोई भी कंजूसी नहीं करती, किसी भी तरीके से पैसे बचाने की कोशिश नहीं करती। शी इज वेरी एस्ट्यूट एंड ऑब्जर्वेंट, वो काफी ज्यादा ऑब्जर्वेंट भी है, काफी कीनली, बहुत ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करती है। वो कहीं पर भी ट्रेवल करते समय बस में कंडक्टर के बिहेवियर को काफी ध्यान से ऑब्जर्व करती है। अगर वो कंडक्टर काफी स्ट्रिक्ट और एक्टिव लगता है, अटेंटिव लगता है, तो वो फटाफट से टिकट खरीद लेती है और टिकट के लिए पेमेंट कर देती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो कंडक्टर उसको कैजुअल या केयरलेस लगता है, जो कि अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरीके से कैरी ऑन नहीं कर रहा, तो वहां पर वो टिकट नहीं खरीदती, वो उस पैसे को बचा लेती है और वो इस चीज को अपने लिए एक बेनिफिट और उस कंडक्टर के केयरलेस और कैजुअल बिहेवियर के लिए एक पनिशमेंट के तौर पे कंसीडर करती है। वो एक सिंगल मदर हैं, वो काफी हार्ड वर्किंग है, जो फैक्ट्री के कैंटीन में काम करके अपने बेटे और अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ पैसे कमाती है। So these are the important characteristics that are highlighted in this chapter. Question number 14. How does the story show a mother's love and sacrifices? इस चैप्टर में एक सिंगल मदर या फिर एक माँ के सैक्रिफाइसेस, बलिदानों को और उसकी भावनाओं को कैसे प्रेजेंट किया गया है। As we are told in the starting of our chapter that Tao Ying is a very self-respecting woman. अगर कभी कोई कंडक्टर या बस का ड्राइवर उसके साथ रूड बिहेवियर करता तो ताओ यिंग के अंदर इतनी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि वहां पर वो टिकट बिल्कुल भी नहीं खरीदती। ऑन दी अदर हैंड वो फुल एनर्जी के साथ उस कंडक्टर के साथ आर्ग्यूमेंट किया करती थी। लेकिन ये सब तभी होता जब स्पेशली उसका बेटा उसके साथ में नहीं होता या फिर वो अकेले ट्रेवल किया करती थी। इतनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मदर होने के बावजूद भी ताओ यिंग अपने बेटे की हैप्पीनेस के लिए ह्यूमिलिएशन को, इंसल्ट को, बेइज्जती को फेस कर जाती है, उसको झेल जाती है। सबसे पहले जब वो बस में ट्रेवल कर रहे थे तो वहां पे उसके बेटे की हाइट 110 सेंटीमीटर से कम थी। मतलब वो हाइट का मेजरमेंट जिससे ऊपर या जिससे ज्यादा होने के बाद आपको टिकट खरीदनी पड़ती है, उस मेजरमेंट से कम उसके बेटे की हाइट थी। लेकिन क्योंकि वहां पर ताओ यिंग का बेटा
अपनी सेल्फ इमेज को ज्यादा कंसीडर करता है किसी भी टिकट से, उसको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे पैसेंजर के तौर पे ट्रेवल नहीं करना चाहता जो कि बिना टिकट ट्रेवल करे, तो वहां पर वो टिकट उसके प्राइड और ईगो का मैटर बन जाती है। तो यहाँ पर ताओ यिंग सेक्रीफाइस करती है। दो शी वॉज अ ब्लू कॉलर वर्कर, शी वॉज अ सिंगल मदर, लेकिन फिर भी वो 20 सेंट्स पे करके उस बस में उस टिकट को खरीदती है जो कि उसके बेटे के लिए रिक्वायर्ड थी भी नहीं। हालांकि 20 सेंट्स कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन एक सिंगल मदर के लिए या फिर एक ऐसा पर्सन जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है उसके लिए ये सेविंग काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ हफ्तों की सब्जी या घर का राशन चलाने के लिए काफी हो सकता है। लेकिन फिर भी उसने ये 20 सेंट्स वहां पे सेक्रीफाइस किए और अपने बेटे के प्राइड को, ईगो को बनाए रखने के लिए, उसकी खुशियों के लिए उसने वहां पर वो टिकट खरीदी जिसकी उसको जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पर उसकी मदर ने उन पैसों के साथ सेक्रीफाइस किया। ऑन दी अदर हैंड जब वो टेंपल पे पहुंचते हैं तो टेंपल में इसकी गलती ना होने के बावजूद भी उसको अपने बेटे की खुशियों के लिए अपने मुंह को बंद रखना पड़ा। वहां पर पूरी पब्लिक का, पूरी क्राउड का और उस यंग गार्ड का ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट को फेस करना पड़ा और उनके डेरोगेटरी रिमार्क्स को भी फेस करना पड़ा। हालांकि ताओ यिंग अपना मुंह खोल के सभी को जवाब दे सकती थी और सभी को चुप भी करवा सकती थी, लेकिन क्योंकि वो अपने बेटे के सामने एक फ्लॉलेस और आइडियल मदर के तौर पे प्रेजेंट होना चाहती थी, क्योंकि वो वैसा ही चेंज अपने बेटे के अंदर भी चाहती थी, वैसे ही एक परवरिश अपने बेटे के अंदर भी चाहती थी, इसीलिए वो वहां पर कुछ भी नहीं बोलती और जो कुछ भी उसको कहा जाता है उसका पोलाइटली और काफी मीक एंड माइल्ड वे में वहां पर रिप्लाई करती है। तो इन दोनों इंसिडेंट की वजह से ही हमें पता चलता है कि ताओ यिंग ने एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग मदर होने के बावजूद भी अपनी सेल्फ इमेज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काफी ज्यादा समझौता किया था, काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की हैप्पीनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी वांट टू कन्वे थ्रू दिस चैप्टर? 1 सेंटीमीटर चैप्टर के अंदर राइटर कौन सा मैसेज हमारे सामने कन्वे करना चाहती है? जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है और ताओ यिंग को भी ह्यूमिलिएशन या फिर पब्लिक इंसल्ट फेस करनी पड़ती है, तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये स्टोरी हमारे सामने कोई और मैसेज कन्वे करना चाहती है, लेकिन फाइनली जब टेंपल ऑफिशियल्स को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाती है और वो कंपेंसेशन के साथ ताओ यिंग के घर पे विजिट करते हैं, तो वहां पर हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है कि इस स्टोरी का मैसेज ये है कि ह्यूमैनिटी, सेंसिटिविटी एंड सिंपैथी मैटर्स मोर देन एनी अदर स्ट्रिक्ट रूल और मनी। इस चैप्टर में फाइनली हमारे सामने यही मैसेज रिवील होता है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के, किसी को इमोशनली हर्ट करके हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस दुनिया में ह्यूमैनिटी से बड़ा कुछ नहीं है, सेंसिटिविटी से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि फाइनली टेंपल ऑफिशियल्स को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो जाता है। तो ये बताते हैं कि इस वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी, सिंपैथी और सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उस टेंपल में टिकट की वजह से जो इंसिडेंट हुआ था, जो आर्ग्यूमेंट हुआ था यंग गार्ड और ताओ यिंग के बीच में, वो टिकट का कॉस्ट था सिर्फ और सिर्फ $5, लेकिन उस $5 के प्राइस के बदले ताओ यिंग को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, वहां पे पब्लिक इंसल्ट को फेस करना पड़ा, उनके डेरोगेटरी रिमार्क्स को, इंसल्टिंग रिमार्क्स को उसको स्वेलो करना पड़ा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन ह्यूमैनिटी को, इन सेंसिटिविटी को इंडिकेट करती है। लेकिन फाइनली टेंपल ऑफिशियल्स को जो रियलाइजेशन होता है उनकी मिस्टेक का, उससे यही हाईलाइट होता है कि इस दुनिया में पैसे से ज्यादा या इनसेंसिटिविटी या स्ट्रिक्ट रूल्स और नियमों से ज्यादा ह्यूमैनिटी, मानवता, संवेदनशीलता और सिंपैथी मैटर करती है। Let's move on to question number 16. 1 centimeter is not only a measurement but a symbol. Explain. इस चैप्टर का जो टाइटल है 1 सेंटीमीटर, वो सिर्फ एक हाइट का मेजरमेंट नहीं है बल्कि एक सिंबल है, एक प्रतीक है। तो इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। ऑफ कोर्स ऐसा ये क्वेश्चन हमने पहले भी डील किया है। तो 1 सेंटीमीटर इज अ सिंबॉलिक चैप्टर। Here the title 1 centimeter symbolizes strict, rigid, insensitive and inhuman behavior of the society. इस चैप्टर में 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट की वजह से काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन, पब्लिक इंसल्ट, डेरोगेटरी कमेंट्स, टॉर्चर, इमोशनल ब्रेकडाउन को फेस करना पड़ता है हमारी मेन कैरेक्टर ताओ यिंग को। ऑफ कोर्स इस चैप्टर में 1 सेंटीमीटर सिर्फ हाइट के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमारी आज की सोसाइटी के रियलिटी के बारे में बताता है, जो रियलिटी काफी हार्श है हम लोगों के फेस करने के लिए। आज की सोसाइटी लोगों के साथ होने वाले इमोशनल डैमेज को कंसीडर नहीं करती, उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो हार्म पहुंचता है उसको कंसीडर नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड ये काफी ज्यादा इनह्यूमन हो चुकी है। ये लोगों के साथ इनसेंसिटिव एंड नॉन सिंपैथाइज्ड बिहेवियर करते हैं। Without any doubt, our chapter 1 centimeter is a symbolic chapter. Here it presents harsh and rude reality of our present society, जहाँ पर मानवता का, ह्यूमैनिटी का, लोगों के इमोशंस का ज्यादा वैल्यू नहीं रहता स्ट्रिक्ट रूल्स और नॉर्म्स के सामने। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज द स्टोरी क्रिटिसाइज रिजिड रूल्स एंड इनसेंसिटिव बिहेवियर?
हमारी स्टोरी 1 सेंटीमीटर कैसे क्रिटिसाइज करती है, कैसे आलोचना करती है आजकल की सोसाइटी या आजकल के लोग जो रिजिड रूल्स को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट नियमों को पालन करते हैं और सोसाइटी का जो इनसेंसिटिव बिहेवियर है, इनह्यूमन बिहेवियर है। यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट किया है उस यंग गार्ड के कैरेक्टर के थ्रू। In this chapter, we are told that how following excessively strict laws can humiliate people and can damage their dignity. इस स्टोरी में उस यंग गार्ड के बिहेवियर के थ्रू हमारे सामने ये आइडिया प्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से लोग स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने के पीछे भागते रहते हैं, काफी मशीन लाइक उनका बिहेवियर हो जाता है, नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ इमोशन और फीलिंग ऑफ पीपल। यहाँ पे उस यंग गार्ड का जो बिहेवियर है वो भी काफी मैकेनिकल है, वो स्ट्रिक्ट नियमों को फॉलो करने के पीछे लगा हुआ है, वो ताऊ यिंग की बात को बिल्कुल मानने के लिए यहाँ पे सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसके इस रूड और हार्श बिहेवियर की वजह से, उसके कमेंट्स की वजह से ताऊ यिंग इमोशनली काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे यंग गार्ड के बिहेवियर की वजह से ही हमें पता चलता है कि किस तरीके से रिजिड रूल्स और लोगों का जो इनसेंसिटिव, इनह्यूमन जो बिहेवियर है वो किस तरीके से लोगों को ह्यूमिलिएट करता है, पब्लिक इंसल्ट को उनको फेस करना पड़ता है, एट द सेम टाइम कि उनकी डिग्निटी को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हार्म करता है। क्वेश्चन नंबर 18, नरेट द इवेंट दैट लेड टेम्पल ऑफिशियल्स टू रियलाइज देयर मिस्टेक। चैप्टर में उस घटना को इंडिकेट करना है जिसकी वजह से टेम्पल ऑफिशियल्स को फाइनली अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाती है और वो कंपेंसेशन के साथ ताऊ यिंग के घर पे अपीयर हो जाते हैं। यहाँ पर उस टेम्पल इंसिडेंट के होने के बाद ताऊ यिंग काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और एब्सेंट माइंडेड महसूस करने लगती है। वो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से उसके बेटे शियोये और ताऊ यिंग के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस, एक इमोशनल गैप बन जाता है। तो वो डिसाइड करती है कि वो कुछ भी कोशिश करके उस दिन, उस पर्टिकुलर डे पे जो इंसिडेंट हुआ था उसकी रियलिटी, उसकी ट्रूथ को अपने बेटे के सामने रिवील करके रहेगी। लेटर तैयार करती है टेम्पल अथॉरिटीज के लिए। उस लेटर को वो लिखती है अपने को वर्कर राइटर की मदद से। इस लेटर को काफी इमोशनल तरीके से लिखा जाता है ताकि इस लेटर को पढ़ते ही टेम्पल अथॉरिटीज का ध्यान इनके ऊपर जाए। इस लेटर को लिखना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह टेम्पल में एंट्री करते ही महात्मा बुद्ध के चमत्कार से 5 साल के एक बच्चे की हाइट 1 और 2 सेंटीमीटर एकदम से बढ़ जाती है और इसी इमोशनल लेटर का इम्पैक्ट उन टेम्पल ऑफिशियल्स के ऊपर पड़ता है। वो लेटर उनको रिसीव होता है, वो उस लेटर को पढ़ते हैं और फाइनली उनको रियलाइज होता है कि किस तरीके से उनके स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते करते उन्हें किसी पर्सन की इमोशनल फीलिंग्स को, भावनाओं को हर्ट किया है। और वो कंपेंसेशन के साथ अपनी मिस्टेक को रियलाइज करते हुए फाइनली ताऊ यिंग के घर पे पहुंच जाते हैं। तो वो उस लेटर की वजह से फाइनली टेम्पल ऑफिशियल्स को रियलाइज होती है अपनी मिस्टेक। Question number 19. What lesson do we learn from the behavior of the temple authorities and guard? इस चैप्टर में जो टेम्पल अथॉरिटीज हैं और जो गार्ड था, जो टेम्पल के एंट्रेंस पे टिकट्स इशू कर रहा था लोगों को, उनके बिहेवियर से हमको कौन सा मैसेज मिलता है? यहाँ पे टेम्पल अथॉरिटीज और गार्ड के बिहेवियर से हमें ये एक ही मैसेज मिलता है कि हमें स्ट्रिक्ट रूल्स को और लॉज को इतना भी ब्लाइंडली, अंधे होके फॉलो नहीं करना चाहिए कि हमारा किसी की फीलिंग्स पे, किसी की भावनाओं पे ध्यान ही ना जाए। यहाँ पे ऑफ कोर्स उस टेम्पल के एंट्रेंस पे मिलने वाली टिकट की प्राइस $5 ही थी, लेकिन इस टिकट इंसिडेंट की वजह से ताऊ यिंग और शियोये की लाइफ में जितना बड़ा डैमेज उन्होंने फेस किया था, जो इमोशनल डिस्टेंस एक फेस किया था, वो डिस्टेंस $5 से कहीं ज्यादा था। तो यहाँ पे टेम्पल अथॉरिटीज और गार्ड के बिहेवियर से सोसाइटी का इनसेंसिटिव और रूड बिहेवियर हमारे सामने प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द इमोशनल स्ट्रगल फेस्ड बाय ताऊ यिंग थ्रू आउट द स्टोरी। इस पूरी स्टोरी में ताऊ यिंग, जो हमारी मेन कैरेक्टर है, जो शियोये की मदर है, एक सिंगल मदर है, उसने किस तरीके का एक इमोशनल स्ट्रगल फेस किया था पूरे चैप्टर के अंदर, वो हमें बताना है। इस चैप्टर में ताऊ यिंग को इमोशनली काफी बर्डन्ड मदर के तौर पे प्रेजेंट किया है, जो काफी ज्यादा बोझिल महसूस करती है क्योंकि उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे, अच्छी क्वालिटीज दे। और अगर वो अपने बेटे को ऐसी क्वालिटीज देना चाहती है तो इसके लिए जरूरी है कि वो भी एक पर्टिकुलर वे में, वेल मैनर्ड वे में अपने बेटे के सामने बिहेव करे, क्योंकि वो इस बात में बिलीव करती है कि बच्चे इमिटेशन से ज्यादा सीखते हैं। वो अपने आसपास के एडल्ट्स और स्पेशली अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को कॉपी करके, इमिटेट करके ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि वो उन्हीं चीजों को कॉपी करते हैं, उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ताऊ यिंग के ऊपर ये बहुत बड़ी इमोशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके अलावा वो अपने बेटे की खुशियों को ध्यान में रख के उनको पूरा करने के लिए टिकट्स के पैसे 20 सेंट्स भी पे करती है बस के अंदर। ऑन दी अदर हैंड जब वो टेम्पल में पहुंचते हैं तो वहां पे अपने बेटे के सामने, क्योंकि वो कोई गलत एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहती थी, तो वहां पर भी वो काफी पोलाइटली, काफी मीक और माइल्ड, काफी शांत रहती है और सारी ह्यूमिलिएशन को सह जाती है, झेल जाती है। तो इस
तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में एक सिंगल मदर होने के नाते इमोशनल बर्डन, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो बोझ है उससे सफर होती रहती है हमारी मेन कैरेक्टर ताओ यिंग। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। हाउ कैन स्मॉल इंसिडेंट्स समटाइम्स डीपली अफेक्ट ह्यूमन इमोशंस। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है, छोटे छोटे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो ह्यूमन इमोशंस को, जो हमारी भावनाओं को काफी गहराई से ठेस पहुंचा देते हैं, उनको हर्ट कर देते हैं। तो क्या इस चैप्टर में भी ऐसा होता है? हाँ, इस चैप्टर में हमारे मेन कैरेक्टर ताओ यिंग और उसके बेटे शियोये के साथ एक टिकट का इंसिडेंट होता है उस बच्चे की हाइट के रिगार्डिंग। ये टिकट का इंसिडेंट काफी छोटा था, टिकट की प्राइस भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उस टिकट के इंसिडेंट की वजह से इसके बदले में जो कीमत ताओ यिंग को चुकानी पड़ती है वो कीमत काफी बड़ी होती है। और इस चीज के रिजल्ट में ताओ यिंग इमोशनली काफी हर्ट हो जाती है, उसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से हाथ धोना पड़ता है। साथ ही साथ उसके बेटे के मन में अपनी माँ के लिए जो एक अंधा विश्वास था, जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट को भी वो खो बैठती है। टेंपल के एंट्रेंस में टिकट की वजह से होने वाला वो आर्ग्यूमेंट या टिकट की वजह से होने वाली जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसकी वजह से ताओ यिंग को पब्लिक ह्यूमिलिएशन, पब्लिक इंसल्ट को फेस करना पड़ता है। साथ ही उन डेरोगेटरी रिमार्क्स, उन इंसल्टिंग कमेंट्स को सुनना पड़ता है जो कि पब्लिक उसे देती है। उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही उसके ऊपर डिसऑनेस्ट और एक चीटर का, एक लायर का टैग लग जाता है। पब्लिक ये मानने लगती है कि ये शियोये की स्टेप मदर है, क्योंकि उसके बिहेवियर से लोग उसकी क्वालिटीज को सस्पेक्ट करने लग जाते हैं, डाउट करने लग जाते हैं। इस टिकट इंसिडेंट की वजह से फाइनली ताओ यिंग और शियोये के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है, एक गैप बन जाता है और बेटा धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होता जाता है, क्योंकि वो भी इस बात पे कहीं ना कहीं बिलीव करने लगता है कि उसकी माँ ने चंद पैसे बचाने के लिए उसकी हाइट के बारे में उससे झूठ बोला। तो उसकी माँ एक चीटर है, लायर है और डिसऑनेस्ट है, उसको कहीं ना कहीं इस बात पे बिलीव हो जाता है। तो यहाँ पे उस टिकट इंसिडेंट की वजह से बहुत बड़ी कीमत ताओ यिंग को चुकानी पड़ती है, लेकिन फाइनली पूरा मैटर रिजॉल्व हो जाता है और फाइनली उसको अपनी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने बेटे का खोया हुआ ट्रस्ट वापस से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई इज रिस्पेक्ट मोर इम्पोर्टेंट देन मनी इन सर्टेन सिचुएशंस। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में पैसे या मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखती है। इस चैप्टर में भी ऐसा ही इंसिडेंट था। यहाँ पर उस टिकट इंसिडेंट की वजह से ताओ यिंग को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अपनी सेल्फ स्टीम को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने बेटे की हैप्पीनेस के लिए। और वो चुपचाप उस यंग गार्ड और प्राउड के क्रिटिसिज्म को फेस करती रहती है, उनको सुनती रहती है। लेकिन फाइनली जब ट्रूथ रिवील होता है, जब उसने जो लेटर लिखा था उस लेटर की वजह से टेंपल अथॉरिटीज को फाइनली अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, तो वो कॉम्पेंसेशन के साथ इसके घर पे आते हैं। लेकिन ताओ यिंग हैप्पीली मना कर देती है उस कॉम्पेंसेशन को लेने से, उसको एक्सेप्ट करने से, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर ये बात ज्यादा मैटर करती है कि उसका बेटा वापस से उसको सही समझे, वो अपने बेटे का खोया हुआ विश्वास वापस से जीत पाए। उसका बेटा जो उसको लायर, डिसऑनेस्ट और चीटर समझने लग गया था उस टिकट इंसिडेंट की वजह से, तो वो अपनी सोच को बदले, उसके सामने ये सच्चाई वापस आए और उसकी सोच बदल जाए, उसका ये मानना था। तो इस टिकट इंसिडेंट की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पे पैदा हुई थी, उस सारी चीजों को अपने बेटे के सामने रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है टेंपल ऑफिशियल से, बजाय वो $5 का बिल एक्सेप्ट करने के या फिर के लिए जो 2 फ्री टिकट्स उसको मिल रही थी उनको एक्सेप्ट करने के बदले। तो इस चैप्टर के एंड में ताओ यिंग के बिहेवियर से हमें साफ समझ आता है कि इस वर्ल्ड में पैसे और मटेरियलिस्टिक चीजों से भी ज्यादा किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर कर सकती है, जैसे कि ताओ यिंग की करती थी। यहाँ पर उसने $5 बिल या फिर टेंपल के लिए 2 फ्री टिकट, इन उन दोनों से ज्यादा उसने इस फैक्ट को चूज किया कि उसके बेटे के सामने रियलिटी को रिवील किया जाए, ट्रूथ को रिवील किया जाए कि उस पर्टिकुलर डे पे ताओ यिंग की कोई गलती नहीं थी, ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि मेजरिंग टेप की वजह से हुई थी। तो फाइनली ताओ यिंग की सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे जीत जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज द चैप्टर 1 सेंटीमीटर रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड रेगुलेशन। इस चैप्टर 1 सेंटीमीटर के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, एक आर्ग्यूमेंट, एक विवाद चलता रहता है और 2 चीजें वर्सेस में चलती है, ह्यूमैनिटी वर्सेस रेगुलेशंस। तो इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। रेगुलेशंस जिनको शो किया है उस यंग गार्ड ने जो टेंपल के एंट्रेंस पे ड्यूटी दे रहा था, वहां पर वो रूल्स को, रेगुलेशंस को, नियमों को, लॉज को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था कि उसने इन नियमों के चलते काफी स्ट्रिक्टली, काफी मैकेनिकली बिहेव किया ताओ यिंग के साथ और इमोशनली उसको काफी हर्ट किया अपने कमेंट से, अपने रिमार्क से।
ऑन दी अदर हैंड ह्यूमैनिटी को शो करता है टेम्पल ऑफिशियल्स का बिहेवियर जो फाइनली कंपेंसेशन के साथ में ताओयिंग के घर पे पहुंचते हैं, अपनी मिस्टेक को रियलाइज करते हैं और उसके सामने अपोलोजाइज करते हैं और साथ ही $5 का बिल और टेम्पल के लिए 2 फ्री टिकट्स ऑफर करते हैं क्षतिपूर्ति मतलब कंपेंसेशन के तौर पे। 2 एल्डरली टेम्पल ऑफिशियल्स का जो बिहेवियर था वो यहाँ पे शो करता है ह्यूमैनिटी को। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में एक कंफ्लिक्ट चलता रहता है ह्यूमैनिटी और रेगुलेशंस के बीच में और इस कॉन्फ्लिक्ट में फाइनली विक्ट्री होती है ह्यूमैनिटी की। मतलब ताओयिंग की खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट वापस से रिस्टोर हो जाती है। ह्यूमैनिटी, सेंसिटिविटी और इमोशनल फीलिंग्स जो है वो यहाँ पे जीत जाती है रूल से और नियमों से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 24, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाओ शियांग। इस चैप्टर में एक नया कैरेक्टर हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था लाओ शियांग। लाओ शियांग उसी फैक्ट्री के पास में एक मीट शॉप पे, मीट काउंटर पे काम किया करता था। वो इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, इंटरनेशनल मैटर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया करता था। वो एक बहुत बड़ी सी किताब या मैगजीन अपन कह सकते हैं उसको पढ़ा करता था जिसका नाम था द बिग रेफरेंस। उस बिग रेफरेंस बुक के अंदर काफी सारे इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल मैटर्स के साथ में डील करी हुई होती थी, उसके बारे में उसमें इंफॉर्मेशन होती थी। तो करंट टॉपिक्स और इंटरनेशनल मुद्दों के बारे में पढ़ना और जानना लाओ शियांग को काफी ज्यादा अच्छा लगता था। हालांकि वो एक मिडिल क्लास पर्सन था, वो भी एक वर्कर था, लेकिन उसके इंटरेस्ट की वजह से, उसके इन इंटरनेशनल चीजों में, इंटरनेशनल मैटर्स में, मुद्दों में इंटरेस्ट की वजह से ताओयिंग उसके बिहेवियर को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती थी। लाओ शियांग मोस्टली उस बिग रेफरेंस बुक में पढ़ा करता था कि अब क्योंकि वॉर का टाइम चल रहा है तो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं क्या वो चाइना को डेट्स मतलब खजूर एक्सपोर्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, या वॉर्स के टाइम पे कैसी कंडीशंस रहेगी, इन सारी चीजों के बारे में वो पढ़ा करता था। इंटरनेशनल अफेयर्स में वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। ऑन द अदर हैंड ही वाज वेरी काइंड एंड जेनरस, क्योंकि ताओयिंग जो उसके बिहेवियर को, उसके इन इंटरेस्ट को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती थी, उसके बदले में लाओ शियांग ने उसको टेम्पल विजिट करने के लिए फ्री टिकट भी ऑफर करी थी। लाओ शियांग का ये सजेशन था कि उसको छुट्टी वाले दिन अपनी बेटी शियोये को लेकर के टेम्पल में विजिट करने, उसको घुमाने के लिए लेके जाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इस पूरे चैप्टर में लाओ शियांग का डिस्क्रिप्शन बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन लाओ शियांग इस पूरे चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर 25th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाई डिड ताओयिंग बिकम मोर अपसेट व्हेन द क्राउड गैदर्ड अराउंड हर। टेम्पल के अंदर जब वो टिकट की वजह से आर्ग्यूमेंट या इंसिडेंट वो पूरी भगदड़ मच गई थी, तो वहां पे धीरे धीरे इस पूरे ड्रामा को विटनेस करने के लिए क्राउड इनके चारों तरफ इकट्ठा हो गई थी। तो उस क्राउड को देख के ताओयिंग और ज्यादा अपसेट क्यों हो जाती है, इसके पीछे मेन लॉजिक या मेन रीजन ये है कि ताओयिंग उस इंसिडेंट की वजह से जो पर्सनल पेन, जो पर्सनल इमोशन, जो पर्सनल ट्रॉमा फेस कर रही थी, अब उसको ऐसे लग रहा था कि उसका वो पर्सनल पेन पब्लिक स्पेक्टेकल बन गया है, पब्लिक के देखने का या नोटिस करने का एक नजारा बन गया है। इसी चीज को सोचकर वो काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड, काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी और इसीलिए जैसे जैसे वहां पर क्राउड इकट्ठा होती जाती है वो और ज्यादा अपसेट होती जाती है और परेशान हो जाती है। So, dear students, we are thoroughly done with our chapter number 5, 1 centimeter, written by Bishumin. इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये 4th पार्ट जहां पर हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनके आंसर्स के साथ हमने आज यहाँ पर पढ़ा है। So, we are completely done with this chapter and as you all know, if you want to know the whole story, you will have to go through all the parts of this chapter. With the completion of our 5th chapter, we are also done with the short story section of our book Kaleidoscope. We will meet you in our next video with another section, another chapter of our book Kaleidoscope. Till then, goodbye and have a nice day. And if you find this video helpful, don't forget to share, subscribe and like. Thank you very much.